हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि अब हमारा नया सेशन स्टार्ट होगा और नए सेशन में हम लोग इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत जो हमारा पहला टॉपिक होगा क्लास 11th और 12th, जो 10 पास करके क्लास 11th में जाने वाले बच्चे हैं या फिर जो 11th पास करके 12th में गए हैं, तो उनको यह टॉपिक सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस उनको डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आने ही आने हैं। तो इस टॉपिक को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो टॉपिक का नाम जो है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, जिसको हिंदी में कहते हैं वाक्यों का संयोजन या फिर वाक्य संयोजन। ये होता क्या है, इस चीज को समझते हैं। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग दो या दो से अधिक वाक्यों को संयोजित करेंगे, अर्थात दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाएंगे। क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी, क्या क्या प्रोसेस होंगे, किस प्रकार से उनको ऐड किया जाएगा, कंबाइन किया जाएगा, ये सारी चीजें हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत सीखेंगे। तो फर्स्टली हम लोग जान लेते हैं कि जो डेफिनेशन है इसका सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस का, वो क्या होता है। तो इसके अंतर्गत यहाँ पर मैंने डेफिनेशन बताया हुआ है, द प्रोसेस टू कंबाइन टू और मोर। क्या दिया गया है, प्रोसेस एक प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया, कंबाइन जोड़ने की, मिलाने की। आप किसे मिलाएंगे, टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस, अर्थात दो या दो से अधिक सिंपल अर्थात साधारण वाक्यों को मिलाना। और किसमें मिलाना है, इनटू वन सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, अर्थात एक सिंपल या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस में मिलाने की प्रक्रिया। अर्थात हमारे पास दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य, वो दिए होंगे। उन वाक्यों को हमको जोड़कर यह कहा जाएगा कि या तो हम लोग एक सिंपल सेंटेंस बना दे इन्हें जोड़कर, या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दे अथवा एक कंपाउंड सेंटेंस बना दे। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, यही प्रक्रिया कहलाएगी सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। तो बात आती है कि अब हमारे पास तीन नाम दिए हुए हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। तो इसी के आधार पर, इसी बेसिस पर सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस को तीन प्रकार से डिफाइन किया गया है, अर्थात हम वाक्यों को तीन प्रकार से संयोजित करते हैं। वो तीन प्रकार क्या क्या है मैं उनको बता देता हूं। तो पहला प्रकार होता है सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस पहला प्रोसेस हो गया होगा। हमारा दूसरा प्रोसेस होगा सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, और हमारा तीसरा प्रोसेस हो जाएगा सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस। अर्थात हम लोग वाक्यों को तीन तरीके से जोड़ना सीखेंगे। पहला हमारा प्रोसेस होगा, यहाँ पर हमको दो या दो से अधिक वाक्य दिए होंगे, उनको हमको सिंथेसिस करना होगा, जोड़ना होगा। जोड़कर क्या बनाना होगा, एक सिंपल सेंटेंस बनाना होगा। तो दूसरा प्रोसेस होगा, दूसरे प्रोसेस के अंतर्गत हमको वाक्यों को जोड़कर क्या बनाना होगा, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होगा। और तीसरा जो प्रोसेस होगा उसके अंतर्गत हमको वाक्यों को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना होगा। तो बात आती है कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। तो सिंपल सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। इसको क्या कहते हैं, साधारण वाक्य। उसके बाद बात आती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको हिंदी में कहते हैं मिश्रित वाक्य। इसे कहा जाता है मिश्रित वाक्य। और हमारे तीसरा सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस, इसको कहा जाता है संयुक्त वाक्य। ये क्या हो गया, संयुक्त वाक्य। तो अब जब तक हमको यह नहीं पता होगा कि साधारण वाक्य क्या होता है, मिश्रित वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य क्या होता है, तब तक हम लोग यह प्रोसेस को लगाने में, इस प्रोसेस का प्रयोग करने में असमर्थ होंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा, पहले टॉपिक के अंतर्गत हम लोग दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो अभी के लिए ये जो दो टॉपिक बचे हुए इनके बारे में बाद में डिस्कस करूंगा। अभी हम लोग अपने पहले टॉपिक पर फोकस करते हैं, पहले टॉपिक पर ध्यान देते हैं कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है। तो सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दो या दो से अधिक वाक्य गिवन होंगे। जैसे कि मैं अगर यहाँ कुछ एग्जाम्पल ले लूं, हमारे पास एग्जाम्पल होता है आई वेंट टू आगरा। मैं आगरा गया,
आई सा द ताज, मैंने ताज देखा, मैं आगरा गया, मैंने ताज देखा। तो इसका जो सिंपल सेंटेंस बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, आई वेंट टू आगरा टू सी द ताज, टू सी द ताज। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया। लेकिन यहाँ पर तो मैंने बना दिया, बहुत लोगों का क्वेश्चन ये हो सकता है कि कैसे ये सिंपल सेंटेंस है, अगर ये भी सिंपल है तो ये कैसे सिंपल सेंटेंस है, इसमें आपने कौन सा प्रोसेस यूज किया है, किस तरीके से आपने इन वाक्यों को जोड़ा है। तो ये सारी चीजें मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट मैं आपको ये बता दूं सिंपल सेंटेंस होता क्या है। सिंपल सेंटेंस जिसको कहते हैं हिंदी में साधारण वाक्य। साधारण वाक्य सिंपल सेंटेंस वो वाक्य होते हैं जहां पर एक ही फाइनाइट वर्ब का प्रयोग हो। क्या प्रयोग हो? एक फाइनाइट वर्ब का, अर्थात ऐसी क्रिया जो अपने रूप को टेंस के अनुसार परिवर्तित करती है या उसके ऊपर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है, उसे कहते हैं फाइनाइट वर्ब। जैसे देखिए यहाँ पर वेंट लिखा हुआ है, वेंट का जो फर्स्ट फॉर्म होता है गो होता है, लेकिन ये गो की जगह क्या लिखा गया है? वेंट लिखा गया है। तो इसने अपने रूप को गो से वेंट में बदल लिया है। किसके अकॉर्डिंग? क्योंकि ये जो सेंटेंस था पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या प्रयोग करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो दैट इज व्हाई इसने अपने रूप को चेंज कर लिया टेंस के अकॉर्डिंग, इसने अपने रूप को बदला। ये कौन सी क्रिया हो गई? फाइनाइट वर्ब हो गई। सेंटेंस यहाँ पर खत्म हो गया। अगला पर फिर अगला सेंटेंस था आई सॉ द ताज, यहाँ पर फिर से सॉ लिखा हुआ है जिसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म होता है सी। तो सी से वापस ये फॉर्म में चेंज हो गया है। किसके अकॉर्डिंग? टेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का टेंस ये भी है और पास्ट इंडेफिनिट में मैंने जस्ट बताया क्या यूज करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो दैट इज व्हाई टेंस के अकॉर्डिंग सी का यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया? सा प्रयोग किया गया है। लेकिन जब मैंने इनको कंबाइन किया तो कंबाइन करने पर आपको क्या दिखेगा? यहाँ पर तो एक क्रिया फाइनाइट है। कैसे फाइनाइट है? क्यों फाइनाइट है? तो इसको ध्यान से देखेंगे। वेंट का प्रयोग किया गया है। वेंट का होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, अर्थात इतना तो क्लियर हो गया सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आया हुआ है सेकंड फॉर्म में, क्योंकि अभी ऊपर वाले सेंटेंस में वेंट सेकंड फॉर्म में था, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग सेकंड फॉर्म में है। जब ये सेकंड फॉर्म में है तो यहाँ पर एक और क्रिया आई हुई है सी। तो सी जो कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में होता है। तो हमको एक बात यहाँ से पता चल रही है, इस सेंटेंस में ये जो वर्ब था इसने टेंस के अकॉर्डिंग अपने रूप को परिवर्तित कर लिया है। गो से किस में चला गया है? वेंट में। क्यों चला गया था? क्योंकि वो कौन सा टेंस था? ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार अपने रूप को परिवर्तित किया। गो ने गो से वेंट में चला गया, बट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये वाला वर्ब भी तो आया हुआ था, लेकिन इसके ऊपर इस टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये सी में ही पड़ रहा, इसमें कोई परिवर्तित नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके पहले क्या लगा हुआ है? प्रीपोजिशन टू। और जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं, तो वह कहलाता है इंफिनिटिव, और इंफिनिटिव कार्य करता है नॉन फाइनाइट वर्ब का। अब नॉन फाइनाइट वर्ब वो क्रियाएं होती हैं जिनके ऊपर सब्जेक्ट या टेंस का प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात जो टेंस के अनुसार अपने रूप को परिवर्तित नहीं करते हैं। इसी सेंटेंस में लोग देख रहे हैं, जब मैंने इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन किया तो मुझे सिंपल सेंटेंस के रूल को फॉलो करना था। रूल क्या था? कि एक सब्जेक्ट आए और फाइनाइट वर्ब की संख्या एक होनी चाहिए। तो इस सेंटेंस को हमने ध्यान से देखा तो ये तो बन गया टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। तो अभी मैंने बताया टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या बनता है? ये बनता है इंफिनिटिव। और इंफिनिटिव क्या होता है? इंफिनिटिव एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब भी हो गया। जब नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया जिसमें फाइनाइट वर्ब की संख्या कितनी हो गई है? फाइनाइट वर्ब की संख्या एक हो गई है। और ये सिंपल सेंटेंस का डेफिनेशन ये कहता है कि जहां पर एक ही किसी वाक्य में जहां पर फाइनाइट वर्ब की संख्या एक ही हो तो उसे कहा जाता है सिंपल सेंटेंस। तो यहाँ पर फाइनाइट वर्ब की संख्या कितनी हो गई? एक हो गई। यहाँ पर जो क्रिया है एक फॉर्म में है, इंफिनिटिव फॉर्म में है, इट मींस ये नॉन फाइनाइट है। तो ये पूरा सेंटेंस हमारा क्या कहलाएगा? ये पूरा सेंटेंस हमारा कहलाएगा सिंपल सेंटेंस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिंपल सेंटेंस क्या होता है। नहीं समझ में आया तो मैं आपको दोबारा से बता दूं, सिंपल सेंटेंस उन वाक्यों को कहते हैं जहां पर फाइनाइट वर्ब की संख्या कितनी हो? एक ही हो, उसे कहा जाता है सिंपल सेंटेंस। तो
तो अब हमारे पास हमारे दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि यदि हमारे पास कोई वाक्य दिया जा रहा है, दो या दो से अधिक वाक्य दिए जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर पहला वाक्य था आई वेंट टू वगैरह और दूसरा वाक्य था आई फादर कार, तो ये हमारे पास दो वाक्य थे। अब बोला जा रहा था कि इनको कंबाइन कीजिए और कंबाइन करके क्या बनाइए, सिंपल सेंटेंस बनाइए। तो सिंपल सेंटेंस कह रहा है, सिंपल सेंटेंस खुद बता रहा है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब की जरूरत है। तो अब हमको क्या करना होगा, इनको जब जोड़ेंगे तो सब्जेक्ट तुमको डेफिनेटली आई, यहाँ पर देखिए यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, सब्जेक्ट तो सेम है, यहाँ पर हमने सब्जेक्ट को लिख लिया है, सब्जेक्ट लिख दिया। तो हमको करना क्या होता है, सिंपल सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब एक ही यूज करना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो बाकी की जो वाक्यों में आए हुए वर्ब होते हैं उनको हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब में बदलने की कोशिश करते हैं, जो नॉन फाइनाइट वर्ब में जाने के बाद एडजेक्टिव, एडवर्ब या नाउन का कार्य करते हैं। तो आइए आपको समझ में आ गया होगा सिंपल सेंटेंस क्या होता है। तो सिंपल सेंटेंस जब भी हमारे पास दो वाक्य दे, तीन वाक्य दे या चार वाक्य दे, हमको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बोलेगा सिंपल सेंटेंस बनाना है तो हमारे दिमाग में यह बात आनी चाहिए कि अच्छा सिंपल सेंटेंस बोल रहा है, इसका मतलब फाइनाइट वर्ब कितना प्रयोग करना है हमको, फाइनाइट वर्ब प्रयोग करना है हमको सिर्फ और सिर्फ एक प्रयोग करना है। और बाकी के अगर दो वाक्य होंगे तो एक को फाइनाइट बना देंगे, दूसरे को नॉन फाइनाइट बदल देंगे। अगर तीन वाक्य होंगे तो वहां भी एक फाइनाइट होगा और बाकी दो को नॉन फाइनाइट में बदल सकते हैं, या फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब में बदल सकते हैं। या फिर चार वाक्य होंगे तो वहां भी सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट वर्ब एक ही होना चाहिए और बाकी वर्ब को किस में चेंज कर देंगे, नॉन फाइनाइट में चेंज कर सकते हैं। या फिर जो भी प्रोसेस होंगे उनको हम लोग आगे सीखेंगे। तो अब बात आती है कि कितने प्रोसेस होते हैं जिसके अंतर्गत हम लोग वाक्यों को, दिए गए वाक्यों को सिंपल सेंटेंस में जोड़ सकते हैं। तो उसके कई सारे रूल हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूज करेंगे इन्फिनिटिव का, इन्फिनिटिव के प्रयोग द्वारा हम लोग दो या दो से अधिक वाक्यों को सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं फिर इसी के साथ। तो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत हमारा जो पहला टॉपिक हुआ कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। अर्थात हमको दो या दो से अधिक वाक्य दिए होंगे, उन वाक्यों को हमको कंबाइन करना होगा। कंबाइन करके क्या बनाना होगा, कंबाइन करके बनाना होगा वन सिंपल सेंटेंस, अर्थात एक साधारण वाक्य। और उसमें हमारा जो पहला प्रोसेस होगा, पहले प्रोसेस में हम लोग यूज करेंगे बाय यूजिंग इन्फिनिटिव, अर्थात टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो ये बात हमने जान लिया। अब बात करते हैं इन्फिनिटिव क्या होता है। वैसे तो मैंने इन्फिनिटिव का एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वहां पर मैंने पूरी डिटेल को बताया हुआ है इन्फिनिटिव क्या होता है, प्रयोग कैसे करते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत बताया हूँ कि इन्फिनिटिव होता क्या है। इन्फिनिटिव वो क्रिया होती है जिनमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पहले किसका प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होता है। और जब इनका हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो इन संबंधित क्रियाकर्म में क्या आता है, ना, ने या नी आता है अथवा के लिए पद आता है। और ये जो क्रियाएं होती हैं ये अधिकांशतः कार्य करती हैं संज्ञा का और कभी कभी एडवर्ब का भी कार्य करती हैं। ये बात क्लियर हो गया। अब बात ये आती है कि इन्फिनिटिव हमने जान लिया, इन्फिनिटिव होता क्या है। इन्फिनिटिव मैंने जस्ट बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग करके बनता है। और जब इसका हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो संबंधित क्रियाकर्म में क्या आ सकता है, ना आ सकता है, नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है, या फिर के लिए आ सकता है। ये बात हो गई। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन ये उठता है, अगला प्रश्न ये उठता है कि हाउ डू वी यूज इन्फिनिटिव टू कंबाइन सेंटेंसेस, अर्थात हम लोग इन्फिनिटिव का प्रयोग कैसे करते हैं वाक्यों को संयोजित करने के लिए, जोड़ने के लिए। तो इन्फिनिटिव का प्रयोग तब हम लोग करते हैं जब वाक्य में हमको इच्छा, उद्देश्य, समर्थता या असमर्थता का भाव प्रकट हो। क्या क्या मैंने बताया, जब हमको जो वाक्य दिए हुए होंगे, अगर वाक्य से हमको क्या बोध हो, इच्छा या फिर इच्छा, उसके बाद क्या हो सकता है, या फिर उद्देश्य हो सकता है, उद्देश्य, या फिर क्या हो सकता है, समर्थता हो सकता है, या फिर असमर्थता, समर्थता या असमर्थता। अगर ऐसे भाव प्रकट हो रहे हैं वाक्य से तो वहां पर हम लोग हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, इन्फिनिटिव का। ये बात क्लियर हो गया। तो कब करेंगे ये समझ में आ गया। अब कैसे करेंगे उसको समझते हैं। तो फर्स्टली जो
यूजुअली जब भी बात इन्फिनिटी से जोड़ने की होगी तो हमारे पास जो सेंटेंस की संख्या होगी वो कितनी होगी, वो 2 होगी। तो जिस वाक्य से इच्छा, उद्देश्य, समर्थता या असमर्थता का भाव प्रकट हो रहा है उसी वाक्य की क्रिया को हम लोग किसमें बदल देंगे, उसको बदल देंगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ये बात क्लियर हो गया। मतलब मैंने क्या बताया कि जो 2 वाक्य गिवन होंगे, पहला वाक्य और दूसरा वाक्य, तो जो दोनों वाक्यों में से जिस वाक्य से इसमें से कोई भाव प्रकट हो रहा है, इच्छा, उद्देश्य, समर्थता या असमर्थता का, तो हम लोग उसी वाक्य की क्रिया को बदल देंगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ये बात हो गया। और कुछ और चीज होती है, यदि उस वाक्य में जहां पर ये भाव प्रकट हो रहा है, अगर उस वाक्य में विश, एम, ऑब्जेक्ट, डिजायर या वांट ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ हो। मैंने क्या बताया, यदि जो वाक्य से इच्छा, उद्देश्य, समर्थता या असमर्थता प्रकट हो रहा है, उस वाक्य में विश, एम, ऑब्जेक्ट, डिजायर या वांट का प्रयोग हुआ हो, तो हम लोग क्या करते हैं, इन शब्दों को उस संबंधित वाक्य से हटा देते हैं और वाक्य में जो दूसरी क्रिया होगी उसको किस में बदल देंगे, इन्फिनिटिव बदल देंगे। तो ये हो गया। तो चलिए एक एक करके एक एक चीज समझते हैं, क्योंकि हमारे पास इसका एक नियम होगा, इसका एक नियम होगा और इसका नियम होगा, अर्थात हमारे पास कुल टोटल 3 नियम होंगे वाक्यों को जोड़ने का एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए इन्फिनिटिव के प्रयोग द्वारा। तो कैसे होगा, चलिए उसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल के थ्रू चीजें थोड़ा ज्यादा आसान दिखेंगी। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूं, रवि took a knife. Ravi took a knife. He wanted to kill the hen. He wanted to kill the hen. अर्थात रवि ने एक चाकू लिया, वह मुर्गी को मारना चाहता था। तो देखिए यहाँ पर जो पहले सेंटेंस में जो बात की गई है, रवि ने एक चाकू लिया, यहाँ पर तो कुछ भाव प्रकट नहीं हो रहा है, लेकिन he wanted to kill the hen, वो मुर्गी को मारना चाहता था। तो यहाँ पर क्या प्रकट हो रहा है, यहाँ पर उसका उद्देश्य प्रकट हो रहा है, अर्थात चाकू लेने का उद्देश्य क्या था, मुर्गी को मारने का। तो इस वाक्य से उद्देश्य का भाव प्रकट हो रहा है, उद्देश्य का भाव प्रकट हो रहा है, तो इसी वाक्य की क्रिया को हम, इसी वाक्य में आई क्रिया को हम किस बदल देंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो देखिए सिंथेसिस का नियम कहता है कि हमको वाक्यों को हिंदी में जोड़ना चाहिए और हम लोग वाक्यों से ऐसे शब्दों को हटा सकते हैं जिसका अर्थ निरर्थक हो जाता है। अभी मैंने जस्ट बताया है कि जिस वाक्य से इच्छा, उद्देश्य या ये भाव जो है ये प्रकट होते हैं, उनमें वांट, विश, डिजायर, एम, ऑब्जेक्ट ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया हो तो उन्हें क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर वांट का सेकंड फॉर्म वांटेड का प्रयोग किया गया है, तो इसको तो हम लोग रिमूव कर देंगे। हमको क्या बनाना है, हमको सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो दैट इज वाई हमको एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब की जरूरत है। तो देखिए दोनों वाक्य में, पहले वाक्य में रवि आया हुआ है, दूसरे वाक्य में ही, और ही कहीं ना कहीं रवि के लिए आया हुआ है, अर्थात तो वाक्य में दोनों वाक्य में सब्जेक्ट क्या होते हैं, वो समान है। तो सब्जेक्ट लिख लेते हैं रवि। तो रवि को हमने लिख लिया। अब रवि के बाद मैंने बताया कि जिस वाक्य से उद्देश्य का भाव प्रकट होती है, इस वाक्य से उद्देश्य का भाव प्रकट हो रहा है, तो और इसमें वांट आया है, तो इस वांट को हटा देंगे और ही के अनुसार रवि भी आ गया तो इस ही को भी हटा देंगे। तो करना कुछ नहीं होगा, इस पहले सेंटेंस को पूरा लिख लेंगे। ये क्या आएगा, रवि टुक अ नाइफ, रवि टुक अ नाइफ। यहाँ से ही रिमूव हो गया। क्यों ही रिमूव हो गया, कि दोनों वाक्यों को जोड़कर सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं। जब हमने रवि का प्रयोग कर लिया है तो ही की जरूरत नहीं है, क्योंकि ही किसके लिए आया था, रवि के लिए आया था। तो ही क्यों हटा, ये बात समझ में आ गया। वांट हट रहा है क्योंकि अभी मैंने जस्ट बताया था कि वांट, विश, डिजायर, एम जैसे शब्द अगर आते हैं
दूसरे वाले वाक्य में जहां से इनमें से कोई भाव प्रकट हो तो उनको रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर वांटेड आया तो वांटेड को रिमूव करेंगे, और जैसे इसको रिमूव करेंगे तो हमको आ गया ऑलरेडी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है, अर्थात इन्फिनिटिव फॉर्म हमको इस वाक्य में पहले से ही मौजूद दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं से बचे हुए हिस्से को आगे यहाँ पर लिख लेंगे। ये क्या जाएगा, रवि टुक अ नाइफ टू किल द हिन। तो इस प्रकार से हमने वाक्य को जोड़ लिया है। देखिए सिंपल सेंटेंस के रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं, एक है। नंबर ऑफ फाइनाइट वर्ब कितना है, एक ही है, क्योंकि यहाँ पर किल तो वर्ब है लेकिन इसके पहले किसका प्रयोग किया गया है, टू का प्रयोग किया गया है। और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बनता है, वो बनता है इन्फिनिटिव, अर्थात ये हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आई होप आपको यह पहला प्रोसेस समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमने इन दोनों वाक्यों को जोड़ा है। मैंने बार बार कहा, जब वाक्य जितने भी दिए हों हमको उससे डरने की जरूरत नहीं है। 2 वाक्य हो, 3 वाक्य हो, 4 वाक्य हो, अगर वो सिंपल सेंटेंस बनाने की बात किया जा रहा है तो हमारे दिमाग में यह बात आनी चाहिए कि सिंपल सेंटेंस कहा जा रहा है बनाने के लिए तो सब्जेक्ट की संख्या एक होनी चाहिए और फाइनाइट वर्ब की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। और हम लोग यूज करें इन्फिनिटी का, मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ। जब इन्फिनिटी वाला वाक्य होता है, यहाँ पर इन्फिनिटी का प्रयोग करके हमको वाक्यों को जोड़ना होता है, तो जो कार्य बाद में होता है, अर्थात जो दोनों वाक्य होंगे उन दोनों वाक्यों को देखने के बाद जिस वाक्य में कार्य बाद में होना पाया जाता है और उसी से इच्छा उद्देश्य समर्थता या असमर्थता का भाव प्रकट होता है, तो इन दैट केस हम लोग बाद वाले वाक्य की क्रिया को ही किस में बदलते हैं, इन्फिनिटिव में बदलते हैं। तो देखिए ही टुक अ नाइफ, उसने चाकू लिया, ही वांटेड टू किल द हिन, वह मुर्गी को मारना चाहता था। तो हमको पता है पहले काम चाकू लेने का होगा, पहले काम चाकू लेने का होगा, उसके बाद ही वो मुर्गी को मारेगा। ये बात तो क्लियर हो गया। अर्थात अब जब बाद में ये कार्य हो रहा है तो इन्फिनिटी वाले केस में हमेशा जो कार्य पहले होता है, जो पहला वाक्य होता है जहां पर कार्य पहले होता है बाद वाले कार्य के बाद पहले, तो हम लोग उस वाक्य को पूरा लिख लेते हैं। तो ये काम पहले था तो इस वाक्य को हमने पूरा एज इट इज लिख दिया है बिना किसी परिवर्तन के। रवि टुक अ नाइफ हमने यहाँ पूरा लिख लिया है। और जो अगला वाक्य होगा उसमें सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, तो सब्जेक्ट तो सेम था ही। अब कोई बोलेगा ही यहाँ पर आया हुआ है तो अलग हो गया है, बिल्कुल अलग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रवि नाउन था और इस नाउन के बदले एक प्रोनाउन ही का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अर्थात ही भी किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, किसको बता रहा है, ही भी बता रहा है रवि को ही। अर्थात ही का प्रयोग, ही का यूज किसके लिए किया गया है, रवि के लिए किया गया है। दैट इज यहाँ पर हमने ही को रिमूव कर दिया, वांटेड हट गया, क्योंकि इन्फिनिटिव के प्रयोग में जब भी जिस वाक्य से उद्देश्य इच्छा आता है उसमें इनमें से कोई भी शब्द आएगा उसको हटा देते हैं। तो देखिए वांट लिखा गया है, वांट का सेकंड फॉर्म वांटेड आ गया है, उसको हटा दिए। और सिंथेटिक ऑफ सेंटेंसेज में भी कहा जाता है कि जो निरर्थक शब्द होते हैं उसको हटा दिया जाता है। दैट इज यहाँ पर वांट हट गया, वांटेड हट गया, वांटेड हटते ही हमको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी दिख रहा है, अर्थात इनफिनिटिव फॉर्म इस वाक्य में ऑलरेडी दिख रहा है। तो हमने उस पूरे को यहाँ पर लाकर अटैच कर दिया है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एक है, नंबर ऑफ फाइनाइट वर्ब भी एक है, तो ये सेंटेंस क्या बन गया है, ये सेंटेंस बन गया है सिंपल सेंटेंस। तो आई थिंक आपको यह पहला प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो अब हमारे पास 3 प्रोसेस और होंगे, उनको हम लोग समझेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज के वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूं और आप लोग डेफिनेटली इससे रिलेटेड एक्सरसाइज जरूर कीजिए, सो दैट आपका जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाए। और इसके बाद यदि किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, जिसका आंसर मैं वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू।